हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसके अंदर हम एक पहले प्रीवियस बहुत दिनों पहले एक वीडियो आई थी बिनाइन ट्यूमर्स के ऊपर, जिसपे हमने बहुत सारे ट्यूमर्स किए थे और लीजन्स किए थे स्किन के। तो ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। तो कॉमन ट्यूमर्स एंड मिसलिनियस लीजन ऑफ स्किन करके एक चैप्टर दे रखा है कंसाइज एस दास की बुक में। तो हम यही कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 2 या आई थिंक पार्ट 3 है। तो आई होप इस वाली वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे न्यूरोफाइब्रोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमास, नेवर्स, ये सारी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं और भी छोटी मोटी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ बिनाइन ट्यूमर्स रह गए थे, पहले वो करते हैं। उसके बाद हम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जैसे बेसल सेल कार्सिनोमास, रोडेंट अल्सर्स, वो सब भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरोलेमोमा। ठीक है, जिसको श्वानोमा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसके नाम से ही, इसके सिनोनिम से ही पता चल रहा है कि किस चीज का ट्यूमर होगा। तो ये श्वान सेल्स का ट्यूमर होता है। ठीक है, इसके अंदर ना आपको बस चीजें याद रखनी है कि किस चीज का ट्यूमर है, ये कैसा दिखेगा, कॉमनेस्ट साइट क्या है, क्या होगी लोकेशन, और इसका आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, या कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक उसमें कोई बॉडीज मिलती है, कोई पॉइंट कुछ अलग सी चीज मिलती है, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद करना है श्वानोमा। श्वानोमा सबसे पहले एक बिनाइन ट्यूमर है। ओमा लग गया, ओमा इज अ टर्म फॉर बिनाइन ट्यूमर्स, है ना। तो ठीक है, इसके बाद ये वेल एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है विच फॉर्म्स अ सिंगल राउंड और फ्यूजिफॉर्म मास ऑन द कोर्स ऑफ एनी ऑफ द लार्जर नर्व। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी नर्व है ना, लार्जर नर्व के अलोंग ये एक बिनाइन वेल एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मतलब ये जो श्वान सेल्स होते हैं इनके बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन की वजह से वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन अ वोल, मतलब एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इसको वेरिकोज क्या कहते हैं, वेरिकोज बॉडीज या जो भी, तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं वो वोल्स में। ये सारे श्वान सेल्स है। ठीक है, तो ऐसे लाइन में इकट्ठा हो जाते हैं और ये वहां पे ऑब्वियसली क्या कॉज करेंगे, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, थोड़ा सा कंप्रेशन कॉज कर सकता है उस नर्व का। और मोस्ट कॉमन जो साइट है न्यूरोलेमोमास की फॉर्म होने की वो है अकॉस्टिक नर्व। तो हम ये ईएनटी में एक टॉपिक भी पढ़ते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा, तो ये कुछ नहीं है, वो यही है। ठीक है, तो और मोस्ट कॉमनली सेंसरी नर्व इफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू मोटर से ज्यादा सेंसरी नर्व ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि ये श्वान सेल से बना है। तो जो माइक्रोस्कोपिक हम देखेंगे तो श्वान सेल्स होंगे जो वोल्स में अरेंज्ड है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स अपीयरेंस देते हैं, और वो अपीयरेंस यही है जो मैं अपीयरेंस बता रही हूँ, ऐसा कुछ अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिखेगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन करवाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया श्वानोमास के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमास। अब जो न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं ये बहुत ही मतलब दिखने में, अगर आप इसकी फोटोज देखोगे तो थोड़ी सी गंदी सी, मतलब बहुत ही डरावनी सी फोटोज होती है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली न्यूरोफाइब्रोमा 2 टर्म से बना है और इसी से ये पूरा ट्यूमर समझ आ रहा होगा। तो ये जो ट्यूमर है वो अराइज होता है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्व। ठीक है, connective tissue of nerve sheath often runs in family. Majority arise from endoneuron, neurum, the innermost connective tissue covering of nerve fiber. ठीक है, तो आपने नर्व्स के वो जो हम पढ़ते थे नर्व का कि वो कैसे बनते हैं, उसकी कितनी लेयर्स होती है, तो आपको सबको पता होगा कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोन्यूरलमा, ये जो भी इसको कहते हैं वो कहते हैं, जो कि नर्व शीट्स या जो नर्व फिलामेंट्स होता है उसको लाइन करते हैं, है ना, इनर मोस्ट। तो ये जो ट्यूमर है ये वहां उसके कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। ठीक है, अब ये 2 टाइप के होता है, या तो ये लोकलाइज्ड होगा, मतलब एक ही प्रेजेंट होगा, 1 या 2। ठीक है, लोकल या सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं, या जनरलाइज्ड होगा। ठीक है, जिसको वॉन लेकेलिन हैसेंस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकल वाला। जो लोकल या सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा है वो यूजुअली सीन इन एक्सट्रीमिटीज, एग्जाम्पल मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि न्यूरोफाइब्रोमा सबसे पहले है क्या। ये जो नर्व है, नर्व की लेयर्स होती है ना, तो जो इनरमोस्ट लेयर होती है जो नर्व फिलामेंट की, वो एंडोन्यूरमा होता है। फिर अब बहुत सारे नर्व फिलामेंट को मिला के फिर जो बनता है उसको फिर लाइन करता है हमारा पेरिन्यूरम, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप ये पढ़ लेना एक बार। तो सबसे जो इनरमोस्ट होता है ये उसके कनेक्टिव टिश्यू से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि मीडियन नर्व या अल्नर नर्व या कोई हैंड या फुट की जो नर्व है वहां से ये अराइज होता है, जो सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, पैरेस्थीसिया और पेन मिलेगा ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, फिर ऑन एग्जामिनेशन करोगे तो स्मूथ फर्म स्वेलिंग होगी ऑफ स्किन एंड सबक्यूटनेस टिश्यू विच अकर अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। ठीक है, तो ये किसी ना किसी नर्व के अलोंग, उसके कोर्स के अलोंग आपको स्मूथ फर्म स्वेलिंग मिल रही है।
तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो इसके मार्जिन होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, और स्वेलिंग कैन बी मूव्ड साइडवेज बट कैन नॉट बी मूव लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नर्व। ये आप चीज आपको याद रखना है कि स्वेलिंग जो है ना साइडवेज मूव कर सकती है, लेकिन जैसे ये नर्व का रूट है तो ये नर्व के रूट के अलोंग मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसमें मेन क्लिनिकल फीचर जो इंसान लेके आता है वो होगा सबसे पहले स्वेलिंग एंड ऑल। इसके बाद पेन और पैरेस्थीसिया, क्योंकि नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो वो जो नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है उस मसल में भी वीकनेस दिख सकती है। तो ये सब इसके आगे के फीचर्स हो सकते हैं कि पैरेस्थीसिया, वीकनेस ऑफ मसल सप्लाइड बाय नर्व। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, सिस्टिक डीजनरेशन हो सकता है, और इवन सार्कोमेटस चेंजेस, मतलब मैलिग्नेंट कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है। अब इसका आप डीडी क्या सोच सकते हो, तो लाइपोमास, फाइब्रोमा, लार्ज लिम्फ नोड्स, हेमांजियोमास और सिस्टिक लीजन्स लाइक सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, सबक्यूटेनियस बर्साज, ये सब हम सोच सकते हैं इसके डीडी में, ठीक है, कि हम इन सबसे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सीजन किया जाता है विथ केयर ऑफ नर्व, की नर्व को कोई डैमेज ना हो। और ये प्रॉब्लम, ये जो चीज है बार बार रिकर हो सकती है, ठीक है। और ये जो न्यूरोफाइब्रोमा होता है ना, ये जनरली फैमिलीज में रन करता है, तो हमें इसका एक्सीजन और रिकरेंस ये सब प्रॉब्लम इसकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा। अब हम पढ़ते हैं जनरलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमा अराइज फ्रॉम अ क्रेनियल, स्पाइनल और पेरिफेरल नर्व। इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास अराइज हो जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल नर्व शीथ का जो एंडोन्यूरम होती है उससे, और ये जनरली क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व्स के उससे अराइज हो सकती है, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका, और ये जो ट्यूमर है वो भी अराइज होता है फ्रॉम एंडोन्यूरम, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे और वेरिंग साइज, ठीक है। और नोड्यूल्स होती है वो कंसिस्टेंसी में भी वैरी करती है, सॉफ्ट टू हार्ड भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कैफे ऑयल लाइट पैचेस, या इसको मतलब ये कॉफी कलर्ड पैचेस होती हैं जो स्किन पे मिलती है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं ये। तो आप ये देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे पैचेस होते हैं कॉफी कलर, ये बहुत सारे मिल सकते हैं। मतलब इसका एक कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी होता है कि आई थिंक 10 to 12 अगर मिल रहे हैं तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मैं अच्छे से श्योर नहीं हूँ तो मैं इसे बता नहीं रही हूँ, तो आप वो देख लेना। तो ये ऐसे स्पॉट्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ नोड्यूल्स मिलते हैं बॉडी पे, मतलब, और वो क्या होते क्या है, वो न्यूरोफाइब्रोमास होता है, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, और ये कैफेलॉइड स्पॉट्स होते क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉमन न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन ऑफ एंडोन्यूरम एंड मेलानोसाइट्स, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो एंडोन्यूरम जो लेयर है और जो मेलानोसाइट्स है उसका कॉमन ओरिजिन है, तो एक का इफेक्शन होने की वजह से दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से ऐसे मेलानोसाइट का भी थोड़ा डिसफंक्शन की वजह से ये हमें स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली सिस्टिक डीजनरेशन हो सकता है, सार्कोमेटस चेंजेस हो सकता है, और 5% में देखा जाता है कि मैलिग्नेंट में चेंज हो गया, ठीक है। अब देयर इज अनदर कंडीशन जिसको वॉन लेक्लेनहॉर्सन डिजीज ऑफ बोन कहते हैं। हमने क्या बोला था कि ये भी, इसको भी क्या कहते हैं, वॉन लेक्लेनहॉर्सन डिजीज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो ये जनरल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का दूसरा नाम है, और एक बोन की भी डिजीज होती है, उसका भी होता है। उसमें कुछ नहीं होता कि बोन का ना इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रोसिस एंड ऑल होता है, जिसका दूसरा नाम ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका होता है। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा फीचर्स लिख दिए हैं कि जो ये वाली डिजीज होती है विच इज कैरेक्टराइज बाय हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ड्यू टू एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, सिक्रीशन, एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रिकरेंट रीनल कैल्कुला एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन की होने की वजह से, एक्सेसिव होने की वजह से रिकरेंट फ्रैक्चर्स, रिकरेंट रीनल कैल्कुलाइज और पेप्टिक अल्सर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाली डिजीज होती है वॉन लेक्लेनहॉर्सन डिजीज ऑफ बोन, ठीक है। अब तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब थर्ड जो वैरायटी है वो है प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। इसको पैची डर्मेटोसील भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ओवरग्रोथ ऑफ न्यूरो टिश्यू इन सबक्यूटनस फैट एंड मेक द टिश्यू लुक एडेमेटस, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा डरावना, थोड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है दिखने में। इसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा न्यूरो टिश्यू ग्रो हो जाता है कि जो ऊपर की जो सबक्यूटनस फैट है, जो टिश्यू है, उसमें बहुत ज्यादा एडिमा और बहुत ज्यादा एक्सेसिव एडेमेटस लुक आ जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली होता भी फेस पे ही है, मतलब 5th क्रेनियल नर्व ही इफेक्ट होती है, तो इसलिए ये और ज्यादा थोड़ा सा गंदा दिखने में होता है। मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ आपको।
तो ये आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा सा है। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर का जो मतलब जो इसके अंदर का जो न्यूरल टिश्यूज है वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं कि जो ऊपर का जो फैट एंड ऑल है इसमें भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व ही अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एडेमेटस हो चुकी है, ठीक है। तो ये है प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, वेरी रेयर होता है। मोस्ट कॉमनली फिफ्थ क्रेनियल नर्व ही इसमें इफेक्ट होता है और ऑफन एसोसिएटेड विद फाइब्रोमिक्सोमेटस डीजनरेशन। देख रहे हो आप देख रहे हो कि कैसे मिक्सोमेटस डीजनरेशन कितना ज्यादा इडीमा एंड ऑल हो रखा है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगा, बिग स्वेलिंग विद ओवरलाइन स्किन थिकंड एंड इडेमेटस, ठीक है, जैसा आपने देखा। इट लुक लाइक अ मास हैंगिंग फ्रॉम अ फेस, ऐसा लगता है कि मास है जो फेस से हैंग कर रहा है। जब एग्जामिनेशन करोगे तो जो स्किन है उसके नीचे की जो नर्व है वो भी बहुत थिकन लगेगी, एज इफ दे आर थ्रोम्बोस्ड वेन, मतलब जैसे वेन थ्रोम्बोस हो गई उतनी थिक लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट थोड़े लेस नोन जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है वो है एक एलिफेंटियासिस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, वेरी कॉमन। इसमें भी क्या होता है, मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें भी क्या होता है कि ये भी एक सीवियर फॉर्म है प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का, और ये जनरली लिम्स को इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, एज इफ एन एलिफेंट स्किन इज हैंगिंग। तो बस इसका नाम एलिफेंटियाटिस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। और एक और होता है क्यूटेनस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इसका दूसरा नाम मोलस्कम फाइब्रोसम भी होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सब क्यूटनस नोड्यूल जो सिसाइल और पेडिकुलेटेड होता है ओवर द चेस्ट, एब्डोमेन और बैक, ठीक है। अगर ये स्कैल्प पे प्रेजेंट होता है तो इसको टर्बन ट्यूमर भी कहता है। आप इसकी भी फोटो देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा भद्दा, बहुत ही गंदा दिखता है, ठीक है। मैंने फोटो देखी थी, मेरे को तो नींद भी नहीं आई थी। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे मल्टीपल सबक्यूटनस नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो सिसाइल हो सकते हैं, पेडिकुलेटेड हो सकते हैं उसकी वजह से। और अगर वो स्कैल्प पे प्रेजेंट है तो उसको टर्बन ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि टर्बन लाइक हो जाता है, ठीक है, दिखने में, ठीक है। अब जो नोड्यूल्स होते हैं वो स्मॉल फर्म मल्टीपल होते हैं और इसके अंदर कोई हाइपरट्रॉफी नहीं होती है, मे बी एसोसिएटेड विद पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है, और मे नॉट, ठीक है। बाकी कुछ और मैंने यहाँ पे बस जनरलाइज लिख दिया है कि मोस्ट कॉमनली अगर अकॉस्टिक न्यूरोमा अफेक्टेड होगा तो इसमें आपको यूनिलैटरल डेफनेस, टिनाइटिस, वर्टाइगो ये सब मिलेगा, ठीक है। अगर सेवेंथ क्रेनियल नर्व इफेक्टेड है तो फेशियल मसल वीकनेस, सिक्स नर्व है तो स्क्विंट भी कॉज कर सकता है, फिफ्थ नर्व इफेक्ट है तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कॉज कर सकता है, और मे प्रेस टू सेरिबेलम एंड कॉज सेरिबेलल सिम्टम्स ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के साथ। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसका दूसरा नाम रोडेंट अल्सर भी है, ठीक है। अब ये जो होता है ना बेसल सेल कार्सिनोमा, वैसे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन इसका लोकल इन्वेजन मोर डेंजरस है एज कम्पेयर टू मेटास्टैटिक। मेटास्टैस तो करेगा ऑब्वियसली कि मैलिग्नेंट है, लेकिन इसमें लोकली ये इन्वेड ज्यादा करता है। और बिल्कुल इसका नाम ही रोडेंट अल्सर है, तो ये बिल्कुल जैसे चूहे या जो बिल्कुल रोडेंट की तरह बिल्कुल अंदर तक इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। और इसको बेसल सेल कार्सिनोमा कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसे समझ ही गए होंगे कि ये एपिडर्मिस की बेसल लेयर से अराइज हो रहा है ये ट्यूमर। ये इसमें लो ग्रेड मेलिग्नेंसी है, कि मतलब वही कि मेटास्टास थोड़े कम ही होते हैं, ठीक है। एल्डर्स में ज्यादा कॉमन है और फेयर और स्किन्ड पीपल में ज्यादा कॉमन है। अब इसका कॉज क्या होता है, मल्टीपल ग्रोथ confined to one area, multiple basal cell carcinoma develop in persons following prolonged administration of arsenic, ठीक है। तो वही कि मतलब बहुत ज्यादा आर्सेनिक का यूज, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जो स्किन ऑइंटमेंट्स होती थी उसमें आर्सेनिक एंड ऑल यूज किया जाता था। तो अगर मल्टीपल मतलब बहुत बार यूज कर रहा है कोई बंदा तो उसको हो सकता है, ठीक है। और 90% ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा इज सीन इन फेस, ठीक है। अब ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज बताने जा रहे हैं हम कि ये जो है ना 90%, वैसे तो एपिडर्मिस बहुत जगह है, मतलब है ना, पूरी स्किन ही हमारी एपिडर्मिस, मतलब हमारी पूरा बाहर के लिए एपिडर्मिस की है, तो ये कहीं भी अराइज हो सकता है। लेकिन 90% जो है ये फेस पे अराइज होता है, वो भी कहाँ, अ लाइन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माउथ टू द लोब्यूल ऑफ ईयर, ठीक है। मतलब अगर मैं ये शो करूं तो मैं अगर आपको शो करूं तो ये कुछ ऐसा है कि जो हमारा कॉर्नर ऑफ माउथ है, ठीक है, वहां से लेकर लोब्यूल तक हम एक लाइन खींचे तो ये हमेशा जस्ट इसके अबव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बेसल सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन है, और कॉमनेस्ट साइट बीइंग अराउंड इनर कैंथस ऑफ आई, और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है वो इनर कैंथस ऑफ आई के पास भी मिल सकता है। ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसमें पैथोलॉजी क्या होगी कि अगर मैक्रोस्कोपिक फीचर देखे तो मतलब आप देखोगे ग्रॉसली तो ये क्या होगा, डीपली इरोडिंग अल्सर, मतलब बहुत ज्यादा इरोडिंग अल्सर होगा
टिपिकली रोल्ड एजेस, इसके एजेस रोल्ड हो गया। अब ये चीज आपको याद करने की है, ठीक है। तो इसके रोल्ड एजेस होते हैं, ऑफन बीडेड, ठीक है। तो ये ऐसे बीडेड अल्सर, मतलब बीडेड इसकी एजेस होती है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद इट कैन बी नोड्यूलर, सिस्टिक टाइप, फील्ड फायर और फॉरेस्ट फायर और जोग्राफिकल वेराइटी हैविंग एडवांस्ड एज एंड हीलिंग सेंटर, ठीक है। तो ये मतलब जोग्राफिकल टाइप भी हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, ऐसे करके इसमें बताया गया है। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होगा, तो इसमें स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट इज कंपोज्ड ऑफ बिनाइन फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, माइटोटिक फिगर्स एब्सेंट होंगे, कोई कैटनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमने पढ़ लिया। ओकेजनली अराइज फ्रॉम बेसल सेल्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आल्सो, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे करता है, मोस्ट कॉमन जो इसका टाइप है स्प्रेड करने का है वो है लोकल इन्वेजन, लोकली इन्वेड करेंगे, ठीक है। लोकल इन्वेजन इज मोस्ट कॉमन, लिम्फेटिक स्प्रेड इज नॉट सीन और ब्लड स्प्रेड रेयर होता है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो परसिस्टिंग लीजन जो कि ज्यादा पेनफुल नहीं है, लेटर पेन और ब्लीडिंग हो सकते हैं और मे इच ऑल्सो, ठीक है। लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो मोस्ट कॉमन साइट इज फेस अबव द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ टू लोब्यूल ऑफ ईयर, मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन साइट आपको वहीं मिलेगी। इसके बाद अदर साइट्स भी हो सकते हैं जैसे इनर कैंथस ऑफ आई, आउटर कैंथस ऑफ आई इज नोज पे, ऑन एंड अराउंड नेसोलिबियल फोल्ड्स और ऑन फोरहेड ऑल्सो, मेल में ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और मे बी कॉमनली सीन मोर इन प्लेसेस ऑफ द फेस ओवर विच टीयर्स रोल डाउन, दैट्स वाई कॉल्ड एज टीयर कैल्सर। अब ये याद रखना है कि जनरली ये ऐसी जगह पे ज्यादा कॉमन है जहां पे जो हमारी आंसू, मतलब जहां जहां से टीयर्स को आप कोर्स डाउन कर सकते हो ना, वहां रोल डाउन जहां जहां से टीयर करती है, वहां उस एरियाज में इसको पता नहीं क्यों ज्यादा कॉमन देखा गया है, तो इसलिए इसको टीयर कैंसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका प्रोग्नोसिस देखते हैं, मतलब प्रोग्रेशन देखते हैं कि कैसे, तो ये इनिशियली स्टार्ट होता है एज अ नोड्यूल, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो सेंटर होता है वो अल्सरेट करने लग जाता है और उसके बाद ये ऐसा अपीयरेंस दे देता है एक रोडेंट अल्सर की तरह। वो होता क्या है कि उसके एजेस बीडेड एजेस होंगे या रोल्ड एजेस होगी, जो बेस होगा वो इरोडेड होगा, इवन फैट मसल्स ये सब भी सीन, मतलब ये दिख सकते हैं। फ्लोर कवर्ड विद ड्राइड सीरम एंड एपिथेलियल सेल्स, और जो फ्लोर होगा वो बहुत ज्यादा ड्राइड एपिथेलियल सेल से कवर्ड होगा, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड्स नॉट एनलार्ज, इफ एनलार्ज देन रिकंसीडर द डायग्नोसिस। अगर इसमें रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको रीजनल लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज दिख रहे हैं तो आपको एक बार बेसल सेल कार्सिनोमा ना सोचिए, कुछ और भी, मतलब कोई और डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना कि इसमें लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत ही रेयर है, मतलब होता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो इसलिए आपको एक बार अपने डायग्नोसिस को और देखना है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसको एपिथिलोमा भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, कार्सिनोमा ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस दैट यूजुअली माइग्रेट टुवर्ड्स टू द सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉज क्या है, मतलब वही कि स्क्वैमस सेल से अराइज है। इसमें क्या है, कॉज क्या है, मे अकर डीनोवो, मतलब कोई हमें कॉज नहीं मिल रहा, खुद ही वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही वहां पे हो गया, नहीं तो ये मोस्ट कॉमनली आफ्टर अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे कि कोई क्रॉनिक अल्सर था, जैसे मार्जुलेंस अल्सर आफ्टर बर्न्स, वहां पे अल्सर फॉर्म हो गया, दैट इज मार्जुलिन अल्सर, ठीक है। तो उसके बाद वो हील नहीं हुआ है, जो भी उसमें मेलिग्नेंट चेंजेस हो गए तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बन जाएगा। या सेनाइल केराटोसिस, इसके बाद सेनाइल केराटोसिस, ठीक है, बोवेंस डिजीज, लूकोप्लेकिया, और अगर स्किन बहुत ज्यादा एक्सपोज है रेडिएशन से, या लूपस वल्गैरिस आफ्टर टीबी हो जाता है, तो इन सारी कंडीशन के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है ना मेलिग्नेंट फॉर्म विच इज नोन एज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा था, फिर वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में टर्न हो गया, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हुए। अब ये साइट, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक साइट है, इसका कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक साइट नहीं है, तो इसमें क्या कहाँ होगा, एनीवेयर इन स्किन, पर्टिकुलर डोर्सम ऑफ हैंड, फेस एंड लिम्स एक्सेट्रा, ठीक है। एट जंक्शन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मोस्ट कॉमनली दिखता है, ठीक है। ऑल्सो सीन इन म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइंड है बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम वहां मिल सकता है। ओकेजनली सीन इवन फ्रॉम कॉलमनार एपिथेलियम, इवन हम लोगों को ऐसा लगता है एपिथेलोमास है, ये सिर्फ आपको बाहर आउटर बॉडी पे दिखेगा, नहीं, ये विस्ट्रास जो होते हैं वो भी लाइंड होते हैं बाय स्क्वैमस सेल्स, तो वहां पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ओकेजनली सीन इवन फ्रॉम कॉलमनार एपिथेलियम में अकर वेयर देयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम फॉलोइंग मेटाप्लेजिया, जहां जहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जैसे कि
आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा एंडो एंड एक्टो सर्विक्स के बीच में ट्रांजिशनल जोन आता है, ठीक है। तो जहां पे भी ट्रांजिशनल जोन्स है तो वहां पे भी मेटाप्लेजिया के बाद वहां पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट की साइट कहां पे ये मिल सकता है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, जैसे हमने पढ़ा बहुत सारी डिजीजेस पढ़ी, जैसे बोवेंस डिजीज, लूपस वल्गैरिस, जेलोडर्मा पिगमेंटोसा, एक्सपोजर टू सन, क्रॉनिक इरिटेशन है, लुकोप्लेकिया है, ये सारी स्किन की डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो इनके बाद अगर वो ठीक ना हुआ, हील नहीं हो रहा, तो उसके बाद वो मैलिग्नेंट पाथ ले सकता है, मैग्नेंट कोर्स ले सकता है और वो कॉज कर सकता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इसके बाद पैथोलॉजी क्या है कि अब ये दो टाइप के होते हैं, प्रोलिफरेटिव टाइप और अल्सरेटिव टाइप। दोनों में आप एक एक लाइन लिख सकते हो, समझ आ ही रहा होगा। प्रोलिफरेटिव टाइप बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, अल्सरेटिव टाइप क्या होगा, वहां पे अल्सर फॉर्म होगा, ठीक है। अभी अल्सरेटिव टाइप जो है वो ज्यादा कॉमन है। इसमें फीचर्स क्या दिखेंगे, सॉलिड कॉलम ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच आर सीन ग्रोइंग डाउन इनटू द डर्मिस सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें हाइलीन मास और कैरेटिन प्रेजेंट होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा में एब्सेंट था, ठीक है। और इसमें पिकल सेल अरेंज, इसमें अनियन स्किन लाइक अरेंज, जैसे कंसेंट्रिक मासेज में एपिथेलियल सेल्स अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेल नेस्ट और एपिथेलियल पर्ल इज क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। हमने पीछे क्या पढ़ा था बेसल सेल कार्सिनोमा में कि कोई भी सेल नेस्ट और नहीं बन रहा था, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इसोफेगस और ब्लैडर में भी मिल सकता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स पर्टिकुलरली प्लाज्मा सेल्स मिलता है। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है, लोकल स्प्रेड हो सकता है, लिम्फ स्प्रेड हो सकता है और ब्लड स्प्रेड, वो भी रेयर होता है पर ब्लड का स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में देखो तो ये मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में ज्यादा कॉमन है। ऑक्यूपेशन ऐसे लोगों में जो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है सनलाइट का, उसमें कॉमन है, ठीक है। ड्यूरेशन प्रेजेंट मोर देन फ्यू मंथ्स, ठीक है, मतलब मोर देन फ्यू मंथ से ये ड्यूरेशन इसका बोल सकता है इंसान की बहुत महीनों से हो रहा है मुझे ये, ठीक है। सिम्टम क्या होगा, नोड्यूल इज द मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम, ट्यूमर इज यूजली पेनलेस, और अगर इन्वेट करता है डीप स्ट्रक्चर तब ये पेनफुल हो सकता है, ठीक है, वैसे ये पेनलेस है। और इसमें एनलार्ज लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होगा, अभी तक हमने उसमें जो पढ़ा था बेसल सेल में उसमें एब्सेंट था, तो दोनों को आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ना, ठीक है। फिर लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल दिखेगा, टेंडरनेस एब्सेंट होगी, साइज और शेप इनिशियली स्मॉल नोड्यूल की तरह स्टार्ट होता है विच देन टर्न इनटू अल्सर बाय सेंटर नेक्रोसिस एंड देन स्किन वेरीज एक्सट्रीमली, ठीक है। तो जैसे कि वो बेसल सेल कार्सिनोमा राइज हो रहा था, कुछ वैसा ही इसकी पैथोलॉजी है, वैसा ही कुछ प्रोग्रेशन है इसका, ठीक है। मोबिलिटी डिपेंड अपॉन हाउ मच द ट्यूमर हैज इन्वेडेड। अब ये कैसा होगा, इसमें भी रेज्ड इवर्टेड एजेस होंगे, उसमें बीडेड थे, इसमें रेज्ड इवर्टेड एजेस है। फ्लोर जो है वो भी कवर्ड है विद सीरम एंड ब्लड, और बेस ऑफ अल्सर इज इंड्योरेटेड, ये अच्छे से याद रखना, वहां पे बेस ऑफ अल्सर इज नॉट इंड्योरेटेड, यहाँ पे जो बेस ऑफ अल्सर है वो इंड्योरेटेड होगा विच इज अ पैथोग्नोमिक साइन ऑफ एपिथेलियोमास, ठीक है। इसमें रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं, और एनलार्ज मतलब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकते, और प्रेजेंट और एब्सेंट ड्यू टू मेटास्टेसिस ऑन सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर एनलार्ज मिल रहा है तो दैट मीन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुका है या मेटास्टेसिस कुछ चल रहा है, तो वो एक फीचर आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम मार्जुलिन्स अल्सर, मेलिग्नेंट मेलोनोमास और नेवर्स ये सब पढ़ने वाले थे, पर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप हमने जितना पढ़ा है उतना आपको समझ आया होगा, और जो भी डाउट हो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और चीज पे वीडियो बनानी है तो वो भी मुझे बता दो, और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू